हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग बढ़िया हैं। और अभी जो है आपका बोर्ड का जो पेपर है बहुत ही नजदीक आ चुका है। बहुत कम दिन ही बचे हुए हैं आपके बोर्ड के लिए और सभी लोग बहुत ही प्रॉपर और बेहतर तरीके से तैयारी में अपने जुटे हुए होंगे। तो उसी तैयारी को और थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए और आपके एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए मैं जो है लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसी के बेसिस में ये क्वेश्चंस है पूरे और उसी के जो है क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नहीं, पूरा बुक का जो है क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज यानी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और चैप्टर वाइज होंगे, है ना। जिससे आपको समझने में भी और क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने में भी परेशानियां नहीं होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पूरे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने वाले हैं और आप बिल्कुल पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 22 है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। तो उसी के बेसिस में ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन वो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ लेवर्ट डायग्राम। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और इसे चित्र द्वारा हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, क्या दोहरा निषेचन दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। अब चलिए देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, अब दोहरा का मतलब यहां है, डबल का मतलब क्या होता है, दो बार। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी दो बार निषेचन किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये, यदि हम देखें सॉल्यूशन इसका आंसर, यदि हम बात करते हैं तो आंसर की बात करोगे तो मान लीजिए यहाँ पर एक ये फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आप पाएंगे कि जब पॉलिनेशन होता है, इस पे क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब पॉलिनेशन हुआ तो यहाँ पर क्या आई, पॉलन ट्यूब आई। और ये पॉलन ट्यूब बच्चों क्या होगी, जर्मिनेट होगी, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित होगी। और जब ये अंकुरित हो जाएगी तो इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर बढ़ेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, तो ये ओव्यूल में जाकर क्या करेगी, इंटर करेगी, कौन, फिलोपियन सॉरी पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे बच्चों तो ये क्या है, स्टिग्मा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये है स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं वर्तिका। और ये क्या है, ओवरी, जिसको अपन बोलते हैं अंडाशय। अब क्या होता है बच्चों, जब ये पॉलन ट्यूब, ये क्या है, पॉलन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं पराग नलिका। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, आगे की ओर ग्रो करती है, तो ये कहां पर जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, जब ये फीमेल गैमेटोफाइट को हम बाहर बनाते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और इसका हम जो है ट्रांसफर सेक्शन बाहर देखते हैं,
यहां पर ये जो है फीमेल ओव्यूल है जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, और ये सेंटर में 2 न्यूक्लियस है, और यहां पर जो है ये सेल है। ठीक है, ये ऊपर की जो ये 3 सेल हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, और इस वाले को, बीच वाली सेल को हम बोलते हैं एग सेल, यानी अंड कोशिका। और ये प्रतिमुखी कोशिका होती है। प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, अब क्या हो जाता है बेटा, जब ये पॉलन ट्यूब इसमें इंटर करती है तो ध्यान रखिएगा यहां पर सहायक कोशिका से ये अंदर जाती है, और जब ये सहायक कोशिका से अंदर जाती है तो जाकर यहां पर 2 गैमेट को, 2 सेल को रिलीज करती है। ठीक है, अब दोनों सेल क्या है, एक जेनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो होती है ये क्या होती है, जेनरेटिव सेल होती है। जिसको हम बोलते हैं जननीय कोशिका, और ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है कि ये जो गैमेट है इधर की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये गैमेट जो होता है इधर की ओर मूव करता है। तो जब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब पहला देखिएगा यहां पर 2 इवेंट एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है, यानी 2 सेल एक ही बार में एक कोशिका के अंदर फर्टिलाइज हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो कैसे, आप देखेंगे कि पहला क्या है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है किससे, ये जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, तो ध्यान रखिएगा किससे, सेंट्रल सेल से। सेंट्रल सेल से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये सेंट्रल सेल दो है, न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल में सेंट्रल जो सेल है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस से जब वेजिटेटिव सेल क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फ्यूजन करता है, तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल N होती है, और सेंट्रल जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, 2N होता है। सेंट्रल न्यूक्लियस जो है ये 2N होता है, तो 2N प्लस N क्या हो जाएगा बेटा, 3N हो जाएगा। और ये जो 3N बनता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलेंगे। दूसरा जो है ध्यान रखिएगा, दूसरी सेल जो है ध्यान रखिएगा कौन सी, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो है किससे करेगी फ्यूजन, एग सेल से। एग सेल से फ्यूजन करती है, तो यहां पर 2N स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वन टाइम में 2 सेल फर्टिलाइज हो रही है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। जब एक कोशिका के अंदर एक ही समय में 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, निषेचित होती हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तो जब आपके एग्जाम में आएगा, पेपर में आएगा, तो हम क्या लिखें, तो ध्यान रखिएगा आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस लिखनी है।
ठीक है। उसके बाद थ्योरी में क्या लिखना है, तो थ्योरी में आपको लिखना है डबल दोहरा निषेचन में क्या लिखना है, जब एक कोशिका के अंदर एक समय में दो कोशिकाएं निषेचित होती हैं, तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब एक कोशिका के अंदर एक समय में दो कोशिकाएं निषेचित होती हैं तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, एक त्रिगुणित कोशिका एवं एक दो गुणित कोशिका का निर्माण होता है। जो विकसित होकर भ्रूण कोश एवं जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन की थ्योरेटिकल पोर्शन, और ये जो है आपको डायग्रामेटिक पोर्शन। यदि आप देखोगे, यदि इस क्वेश्चन को पूरा इसी तरह से एक्सप्लेन करते हो तो आपका जो भी जितने भी मार्क्स को क्वेश्चन, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कभी 2 मार्क्स में आते हैं, कभी 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चंस, है ना। तो आपको मार्क्स ये नहीं देखना है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, जब ही आपको फुल मार्क्स मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा आपका वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, कुछ भी आपने छाप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन होगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो आप प्रॉपर यदि डायग्रामेटिक विद थ्योरेटिकल यदि एक्सप्लेन करते हो तो आपको प्रॉपर नंबर आपको गेन कर सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, स्वपरागण और पर परागण में आपको अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर यदि आप देखोगे आपको याद होना चाहिए क्या है, स्व यानी परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण एवं पर परागण में स्वपरागण एवं पर परागण अंतर लिखिए। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले परागण होता क्या है, तो देखिए आप सभी को पता है कि ये जो है क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, और एंथर में आप सभी को पता है कि किसका फॉर्मेशन होता है, परागकण का।
और ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या है, ये एंथर, एंथर से ये पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। कहाँ आते हैं, बाहर आते हैं, और इस पर आते हैं, यहां पर आते हैं। ठीक है। ओके, ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एंथर। ठीक है, पराग कोश है। ठीक है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और ये क्या हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो रहा बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। यानी स्थानांतरण हो रहा। तो डेफिनेशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परागण की डेफिनेशन क्या होगा, परागकोश से परागकण का निकलकर पराग कोश से पराग कण का निकलकर पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। तो ये बच्चों क्या है, परागण है। परागण क्या है, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण के क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान रखिएगा, ये जो परागण होता है बच्चों, दो प्रकार के होता है। जो परागण होता है ये कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वपरागण, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है परपरागण, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब ये स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, कि जो कि यहां पर स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, स्वपरागण, ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। अब देखते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में होता क्या है। पहली बात, स्वपरागण में क्या होता है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, लेकिन परपरागण में द्विलिंगी पुष्प होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली तो डेफिनेशन लिखा जाता है कि स्वपरागण में क्या होता है, जब पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं।
ठीक है। जब पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे स्वपरागण, उसी मतलब जिस पुष्प में मेल गैमेट बना है उसी पुष्प के फीमेल गैमेट तक वो जब जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है। पर परागण क्या होता है? जब पराग कोश से, जब पराग कोश से पराग कण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पर परागण कहा जाता है, उसे पर परागण कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पर परागण। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब स्वपरागण में क्या होता है? जब पुष्प के जो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, और पर परागण में जो होता है जब पुष्प दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, यानी परागकण। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। ठीक है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरा, पर परागण के लिए पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, दूसरे पे चर्चा करते हैं। स्वपरागण में क्या होता है? इसमें पराग वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पराग वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जो होता है इसमें परागवाहक की आवश्यकता होती है। अब परागवाहक का मतलब क्या होता है? जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएगा तो कोई न कोई लेकर जाएगा, ऐसे तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि परागकण मोटाइल नहीं होता, उसमें गति नहीं होती, वो किसी के थ्रू जाएगा, किसी के माध्यम से जाएगा। तो माध्यम क्या है? वाहक, यानी वहन करने वाला। अब वहन करने वाला क्या हो सकता है? कीट हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है ना? तो ये माध्यम होते हैं। लेकिन जब स्वपरागण में उसी पुष्प में जाना है तो किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप चला जाता है ना? दूसरा जो होता है, फोर्थ, यदि हम देखते हैं तो यदि स्वपरागण में देखोगे तो इसमें आनुवांशिक विभिन्नता आपको बहुत कम दिखाई पड़ती है। लगभग जब सभी फ्लावर जो होते, पुष्प जो होते हैं, एक जैसा दिखते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आनुवांशिक विविधता कम पाई जाती है।
कम पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसमें आनुवांशिक विविधता अधिक पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यदि आप देखोगे तो इसमें जेनेटिक जो वेरिएशन होता है, आनुवांशिक विविधता होती है, वो क्या होती है, कम होती है, और इसमें ज्यादा होगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर जो होता है इंटर जो प्लांट है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, सिमिलर स्पीसीज में जा रहा, बट एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रहा, तो इसलिए क्या होता है, इसमें विभिन्नता ज्यादा होती है और इसमें विभिन्नता कम होती है। ठीक है, अगला यदि आप देखोगे तो इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, कम परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब पॉलिनेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पॉलिन ग्रेन जाता है, तो क्या होता है, उस कंडीशन में, उस अवस्था में परागकण बहुत क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाता है ना, जिसकी वजह से जो होते हैं हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में जो है पॉलिन ग्रेन की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं और पॉलिनेशन में डिफरेंस, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, स्वपरागण और परपरागण में अंतर हो गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मक होता है, उसके डेवलपमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नर युग्मक के विकास को समझाइए या बताइए। ठीक है, क्या नर युग्मक नर युग्मक के विकास को समझाइए। नर युग्मक के विकास को समझाइए। समझ में आया कि नहीं? पक्का। अब नर युग्मक आप देखोगे, पहली बात यदि आप देखोगे कि ये क्या होता है, एंथर होता है, और एंथर में यहां पर जो है ध्यान रखिएगा, ये होता है पॉलन सैक, यानी पराग कोश होता है। इस पराग कोश के अंदर बहुत सारी जो होती हैं कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल, इन्हीं को हम बोलते हैं पराग मात्र कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पराग मात्र कोशिका होती है, इसमें डेवलपमेंट होता है। तो आपको बता दूं कि जो पराग मात्र कोशिका होती है, ये कैसी होती है, पहले तो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। ठीक है, लेकिन 12 से इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो ये n में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कहने का कि यदि हम इसमें से एक कोशिका को बाहर निकालते हैं,
एक पीएमसी कोशिका को, ध्यान रखिएगा, यहां पर मान लीजिए ये एक कोशिका हो गई, एक सेल हो गई, इसको बच्चों हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएमसी या एमएमसी। अब ये पीएमसी और एमएमसी का मतलब क्या होता है? पॉलन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इसमें इस पीएमसी या एमएमसी में क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होता है? दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। यहां पर ये एक कोशिका से दो कोशिका का क्या होगा बच्चों? निर्माण होगा। ठीक है। अब यहां पर एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है क्या है? एमएमसी है या पीएमसी है। तो अब इसमें जो होता है अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो इस तरीके से इसमें दो कोशिका बनती है। ठीक है। मात्र कोशिका द्वितीयक बोलते हैं। अब फिर से इसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। फिर से क्या होगा? मियोसिस। ठीक है। अब यहां पर पहला मियोसिस कंप्लीट हो गया, दूसरा मियोसिस होगा। अब जब दूसरा मियोसिस होगा तो यहां पर पुनः से जो है, ध्यान रखिएगा, फिर से जो है कोशिका डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। तो यहां पर ये फिर से जो है चार कोशिकाओं का समूह बनता है, जो हम बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु द्वितीयक। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु द्वितीयक यानी डायड। और ये क्या होता है? लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। अब ये क्या है? चार कोशिकाओं वाला है। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब इसका चारों तरफ की ये जो है यहां पर ये जो है ये क्या होता है? सेल्यूलोस वॉल होती है, यानी सेल्यूलोस भित्ति होती है। तो ये जो सेल्यूलोज भित्ति होती है ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो यहां पर चार माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं, यानी चार जो है लघु बीजाणु जो होते हैं ये मुक्त होते हैं। ये चार जो है लघु बीजाणु जो है मुक्त हो गए। ये क्या है? लघु बीजाणु। क्या है? लघु बीजाणु है। ठीक है। ये कैसे हैं? अविकसित है। अविकसित है। ठीक है। तो ये होता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ जो है माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का विकास होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है लघु बीजाणु का जो है तो फॉर्मेशन होता है कि जब द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होती है? चार माइक्रोस्पोर का लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? ड्रॉ अ क्लियर एंड नेट लेवल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। मतलब क्या हुआ कि एक जो है जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है उसके चित्र को यहां पर दर्शाना है। ठीक है। यानी एंजियोस्पर्मिक
एंजियोस्पर्म के अंडाणु की संरचना बनाई है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। अब इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखें, सबसे पहले ये संरचना होती है, ठीक, और इसके अंदर जो है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर आपको एक देखिए यहां पर ये तैयार हो गया। यहां पर आप देखोगे कि ये जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और इसके अंदर की जो सेल होती है, यहां पर बहुत सारी डिवाइडिंग सेल होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहां की कोशिकाएं जो होती हैं कंटिन्यूअसली लगातार क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, और इस विभाजन के कारण क्या होता है, ये कोशिकाएं जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। देखिए बच्चों, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये जो होती है, यहां पर जो है ये थैलेमस से जुड़ा होता है, तो ये सफेद स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक, ये वाला जो है स्थान जहां से ये जो फनिकल से, आप इसको हम बोलते हैं फनिकल। फनिकल, ये वाला होता है हाइलम। ठीक है, हाइलम के जस्ट ऊपर आओगे तो यहां पर जो होता है ये वाला जो है बेसल पार्ट, आधारी भाग होता है, इसको हम बोलते हैं चलाजा। चलाजा बोलते हैं। इसका जस्ट नीचे वाला ये बोलता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, उसके बाद इनको हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट, बीजांड आवरण। बीजांड आवरण बोलते हैं, इंट्यूगमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस बोलते हैं। जस्ट उसके अंदर जब जाएंगे तो ये डेवलप्ड जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो ऊपर इसके 3 कोशिकाएं हमें दिख रही हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, या इसी को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसके बाद ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस। ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और नीचे जो होता है ये वाली सेल जो होती है, बीच वाली सेल को हम बोलते हैं अंड कोशिका, और इसके जस्ट जो अगल बगल होती है इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका।
सहायक कोशिका। ठीक है, तो ये जो है एक टिपिकल एंडोस्पर्म का जो है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जो कि ये प्रदर्शित करता है किसको, जो है फीमेल गैमेटोफाइट को। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन और अंडाणु जनन में क्या करना है, हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। एक में जो होते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और एक में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है दोनों में। ठीक, तो इसमें लघु बीजाणु जनन एवं दीर्घ बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लघु बीजाणु जनन एवं दीर्घ बीजाणु जनन में क्या करना है, हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन क्या है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस की बात करते हैं। पहला अंतर जो होता है उसकी बात करते हैं। लघु बीजाणु में क्या होता है, यह जनन पराग कोश में पूर्ण होता है। ठीक है, और यह जनन, ठीक है, यह जनन कहां पूर्ण होता है, अंडाशय में पूर्ण होता है। ठीक है, अगला लघु बीजाणु जनन द्वारा पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, और दीर्घ बीजाणु जनन द्वारा दीर्घ बीजाणु जनन द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हीं चीजें क्लियर हुई। अगला लघु बीजाणु जनन में 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? फिर अगला इसके निर्माण में
दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके निर्माण में दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके निर्माण में तीन बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो गया बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरों में डिफरेंस हो गया, जो कि ये बताता है कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण किस तरीके से होता है और इस प्रोसेस के थ्रू जो है क्या होता है, कितने जो है युग्मक का और निर्माण होता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जन्म से है। ठीक है, अब मानव जन्म में यदि आपको पता है कि मानव जन्म चैप्टर में जो है ह्यूमन के बारे में हम स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस में ये क्वेश्चंस है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनन अंग की संरचना को बनाइए। ठीक है, किसको? नर, ठीक है, जननांग की संरचना का चित्र बनाइए। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कि मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे है। और तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, बनाने के तरीके में आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये जो डायग्राम है बिल्कुल नहीं बनता है, टेढ़ा टेढ़ा बिल्कुल जो है ना टेढ़ा बना देते हैं, कुछ में कुछ बना देते हैं। ठीक है, कुछ में कुछ नहीं बनाना है, प्रॉपर डायग्राम को ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो तो उस डायग्राम की जो क्लियरिटी है वही आपको मार्क्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जितना क्लियर आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही क्लियर आपको नंबर मिलते हैं, और जितना ही आप बिल्कुल जो है लीपा पोती करके डायग्राम बनाओगे वो उतना ही नंबर जो है कम मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे कि ये इसको इस तरीके से हमने पहले बना लिया है। यहां पर जो है ये वाला पार्ट है थोड़ा सा इस तरीके से होता है, फूला हुआ भाग होता है। यहाँ पर एक पाउच लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इसमें ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये इस तरीके से निकल रही बाहर की ओर, और ये बाहर जाकर जो है यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से फूला हुआ स्ट्रक्चर, और ये जाकर यहाँ पर जो है एक और स्ट्रक्चर बनाएगा ये। ठीक, और यहां पर ये जो है ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहां पर एक इस तरीके संरचना होती है, इस संरचना को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके जस्ट नीचे यहां पर एक और संरचना आपको एक दिखेगी, ये
ये ग्लैंड होती है एक्चुअल में। तो ये जहां तक है स्ट्रक्चर बन चुका है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वृषण यानी टेस्टिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अधिवृषण, जिसको हम बोलते हैं इपिडिडाइमस। ठीक है, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, ये जो होता है मूत्राशय होता है। ये ग्रीन जो ग्लैंड आपको दिख रही है, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। ये वाली जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। और यहां पर प्रोस्टेट हो गई, ये नीचे जो होती है इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, इन्हें समझ में आया कि नहीं है? फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं शिश्न, या इसी को हम बोलते हैं क्या, जो है पेनिस। ठीक, तो बच्चों ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम चित्र है, जो कि आपको उसके विभिन्न पार्ट को, अलग अलग पार्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। फर्स्ट, पहली बात तो जो है इसको हम बोलते हैं आवर्त चक्र या अथर्व चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हर माह, हर 28 डे में रिपीट होने वाला चक्र होता है, जो कि एक तरह से बायोलॉजिकल होता है, जैविक होता है, और साथ में हार्मोन कंट्रोल प्रोसेस होती है, क्रिया होती है। और इस क्रिया में जो है 4 हार्मोन जो है एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय होते हैं, जो कि सभी हार्मोन के कोऑर्डिनेशन से ये क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस तरीके से होता है, कहां पर होता है, किसमें होता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी को आवर्त चक्र क्या है समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमंस फीमेल। ठीक है, तो देखिए आवर्त चक्र मुख्यतः 3 प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। जैसे ये वो जंतु कौन कौन से हैं? मानव, कपी और बंदर। कपी जो होते हैं, गोरिल्ला जिसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं। मंकी आप सभी जानते हो, और ह्यूमन आप सभी जानते हो।
तो ये जो आवर्त चक्र होता है ये 3 प्रकार के जंतुओं में होता है, मानव में होता है, कपी में होता है और बंदरों में होता है। ठीक है। आवर्त चक्र प्रत्येक माह में प्रारंभ होने वाला चक्रीय परिवर्तन होता है, जो क्या होता है, आवर्त चक्र प्रत्येक माह में प्रारंभ होने वाला चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है। जो अंडाशय एवं गर्भाशयी परिवर्तनों द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है। अब ये कैसा हुआ कि अंडाशय और गर्भाशय में पूर्ण होने वाला प्रोसेस होता है? तो देखिए, यदि आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, गर्भाशय में जो होता है भित्तीय परिवर्तन होता है। भित्ति परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो पहले टूटती है फिर बनती है। ठीक है। इसको बोलते हैं भित्ति परिवर्तन। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जो अंडाशय में होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है युग्मक विकास। युग्मकीय विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? युग्मकीय विकास को दर्शाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर आपको समझ में आया कि गर्भाशय जो होता है भित्ति परिवर्तन को दर्शाता है और अंडाशय जो होता है युग्मकीय विकास को दर्शाता है। ठीक है। तो अब गर्भाशय और अंडाशय में कैसे परिवर्तन हो रहा है यहां पर इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 4 परिवर्तन दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, यहां पर 2 हार्मोनल परिवर्तन हैं और 2 जो है आपको क्या दिख रहे हैं, ग्राफीय परिवर्तन के रूप में दिख रहे हैं, और 2 संरचना। अब यहां पर देखोगे कि यहां पर ये वाला जो सबसे नीचे हो रहा है इसको बोलते हैं यूटेराइन इवेंट। यानी यूटेराइन इवेंट का मतलब होता है गर्भाशय में होने वाला जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होता है ये ओवेरियन हार्मोन लेवल होता है। ओवेरियन हार्मोन लेवल का मतलब क्या होता है, अंडाशय में जो हार्मोन का परिवर्तन होता है, हार्मोन का लेवल होता है वो होता है। फिर ये जो होता है ये ओवरी अंडाशय में होने वाले जो परिवर्तन है वो होता है। और ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब किसी फीमेल में प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, प्रथम आवर्त चक्र आता है, उसे हम मेनार्की कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आवर्त चक्र होता है, आवर्त चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, हो जाता है। ठीक है। 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। कब होता है बेटा? 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। फिर
जब प्रथम बार आवर्त चक्र प्रारंभ होता है तो उसे मेनार्की कहा जाता है। ठीक है, जब सर्वप्रथम पहली बार जो आवर्त चक्र है वो आता है तो उसे हम मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, यह आवर्त चक्र उम्र के 45 से 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसे मेनोपाउस कहा जाता है। समझ में आया? अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लगभग जो है जब प्रथम बार आता है या जब आता स्टार्ट हो जाता है तो लगभग 1 से 3 तक का जो टाइम होता है वो स्त्रावी अवस्था होती है। ठीक है, स्त्रावी अवस्था का मतलब होता है कि ये जो दर्शाया गया है ये गर्भाशय भित्ति को दर्शाया गया है। अब ये दर्शा ये रहा है कि जो प्रथम 1 से 5 दिन का टाइम पीरियड होता है इसमें जो अंडाशय भित्ति होती है वो क्या होती है, टूटती है। ठीक है, प्रथम जो है 1 से 5 दिन तक जो है ये अंडाशय भित्ति क्या होती है, टूटती है ना। और टूटने के साथ साथ जब ये अंडाशय भित्ति टूटेगी तो उसमें ब्लड वेसल्स भी होती, तो ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाती, टूट जाती है ना, जिससे ब्लडिंग होती है और वही ब्लड बॉडी से बाहर आता है और उसी ब्लड के साथ ये जो टूटी हुई अवक्षेपित लवण यानी लेयर है, परत है, वो बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है, और इस अवस्था को हम बोलते हैं स्त्रावी प्रवस्था। अब इसके बाद जब टूट जाता है तो उसके बाद फिर से इसका बनना प्रारंभ, जब पूरी तरीके से टूट कर कंप्लीट हो जाता है फिर से उसका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पुनर्निर्माण प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे करके ये 28 दिन के अंदर फिर से पुरानी अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्त्रावी अवस्था। और ये कहां पर हो रही है, यूटेराइन में होते हैं, गर्भाशय में होती है। इस अवस्था में हार्मोन का लेवल क्या होता है, इस अवस्था में हार्मोन का लेवल जो होता है, ध्यान रखिएगा, पहले जो है एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 14 डे कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम ज्यादा बढ़ने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल 14th डे सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कम होने लगता है और ये चलता रहता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है और कहां परिवर्तन आता है, तो आता है कहां पर, ये गर्भाशय भित्ति अंडाशय में। अंडाशय में क्या होता है, ये प्राथमिक फॉलिकल जो होती है विकसित होने लगती है, द्वितीयक फॉलिकल में द्वितीयक फॉलिकल विकसित होती है, तृतीयक फॉलिका में तृतीयक फॉलिकल विकसित होती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। और जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो 14वें दिन जब 14th डे होता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये बस्ट होती है, फट जाती है। जब ये फट जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो ओव्यूल होता है, अंडा होता है, वो बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, अंड उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो अंड उत्सर्जन की प्रोसेस जो होती है ये कब होती है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मान लीजिए आज से मेंस्ट्रुअल चक्र प्रारंभ हुआ है तो अगले 14वें दिन जो होता है 14th डे जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे क्या होगा, ये ओव्यूलेशन होगा, उससे अंडा बाहर आ जाएगा।
ठीक है। अब वो जब अंडा बाहर आ जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। अब अंडा बाहर अब आ जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसका जो है बचा हुआ वेस्ट पार्ट होता है, तो आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है आगे जब ये फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिजनरेट होकर फिर से दूसरी नई कॉर्पस ल्यूटियम को बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जो है ये दो हार्मोन का स्रावन करती है, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है। ठीक है। साथ में यहाँ पर एफएसएच और एलएच हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे जो है मास्टर ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन है, जिनको हम जीएनआरएच के नाम से बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे आप बैठो और आपको कोई किसी बात को लेकर उत्तेजित कर देता है ना, और आप उसके प्रति क्या हो जाते हो, आगे की ओर करने के लिए अग्रेसिव, यानी एक तरह से बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ओवुलेशन को, अंडे को जो है डेवलपमेंट को प्रेरित करने के लिए क्या करता है, एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है, और उसको स्टार्ट करके, प्रेरण प्रारंभ करके वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसको आगे की ओर जो मेंटेन करता है वो मेंटेन करता है एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। जब 14वें दिन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है तो इस डे में एस्ट्रोजन और एलएच जो है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, जिसको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, इन दोनों का लेवल जो है सबसे ज्यादा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इन्हीं चीजें समझ में आए तो ये जो है किसको दर्शाता है, फीमेल मेंस्ट्रुअल चक्र को दर्शाता है, जो कि ये दर्शा रहा कि गर्भाशय भित्ति में जो है यूटेराइन परिवर्तन होता है, और अंडाशय में जो होता है अंडाणु का विकास होता है, और साथ में अंडाणु का जो होता है विमुक्तन होता है, मतलब ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक जो है आप क्या कर सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर्ली, ये ध्यान रखना, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड में। ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर्ली बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये जो है एक्सप्लेनेशन है पूरे किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता क्या है, तो ध्यान रखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्राणु जनन, और oogenesis को हम बोलते हैं अंडाणु जनन। अब ये जो शुक्राणु जनन होता है और अंडाणु जनन होता है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। शुक्राणु जनन जो होती है कहाँ होता है, वृषण में होता है, और अंडाणु जो होता है ये कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुक्राणु जनन कहाँ होता है, वृषण में। अंडाणु जनन कहाँ होता है, जो है अंडाशय में होता है। शुक्राणु जनन के द्वारा वृषण में जब होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण। और जब अंडाणु जनन का होता है तो किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब यदि आप देख लिए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहा हूं स्पर्मेटोजेनेसिस। किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी हम बात कर रहे हैं शुक्राणु जनन के, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होता है, कहां पर होता है बच्चों, ये होता है वृषण में। मतलब वृषण में कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, स्पेशल टाइप की सेल हैं, जो क्या करती हैं,
स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करती हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक जो है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम सेल है, शुक्रमात्र कोशिका है। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहां पर जो है एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये एक कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई। कौन सा निर्माण हुआ है, कौन सा डिवीजन हुआ है, मेयोसिस डिवीजन हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और छोटा सा बनाते हैं क्योंकि आगे हमें बहुत जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ठीक है, यहां पर जब मियोसिस डिवीजन हुआ है, तो जब मियोसिस डिवीजन हुआ है तो यहां पर दो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, अब पुनः से फिर से मियोसिस डिवीजन होगा इसमें, तो फिर से जो है दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो दो कोशिकाएं, ईच कोशिकाएं। तो यहां पर कौन सा हुआ, मियोसिस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इस बार पुनः से चार जो है इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका होती है, इनमें से कोई एक का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक ये हो गई है कि यहां पर सबसे पहले होता है माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होगा बच्चों। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस की जगह में आपको क्या करना है, माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। यहां पर भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब यहां पर ये कोशिका एक क्या करेगी, खा पीकर मोटी ताजी हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फिर से ये इस तरीके से दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। ठीक है, और इसके थ्रू फिर से पुनः से जो है चार कोशिकाओं का निर्माण करेगी इस तरीके से, पुनः से मियोसिस होगा। ठीक है, अब इस डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। तो यहां पर ये चार सेल बनी है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, आगे फिर से क्या होगा, मैच्योरेशन होता है। जब मैच्योरेशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार जो है आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, शुक्राणु होता है। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आए। तो यहां पर ये जो है क्या हुआ है, विभाजन अवस्था है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विगुणन अवस्था, या इसी को हम बोलते हैं द्विगुणन प्रवस्था। ये वाली जो अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं परिपक्वन। क्या बोलते हैं, परिपक्वन, या सॉरी इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलेंगे, वृद्धि प्रवस्था बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रवस्था।
और इसके बाद इसको हम बोल देंगे परिपक्वन अवस्था। किसको बोलेंगे? परिपक्वन अवस्था। तो इस तरीके से जो होता है, जब शुक्राणु जनन होता है तो वृषण में होता है, और जब शुक्राणु जनन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका से जो है, स्पर्मेटोगोनियम सेल से जो होता है, किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये 4 शुक्राणु बने हैं, और सभी शुक्राणु क्या होते हैं बच्चों? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इन्हें चीजें क्लियर हुई। इसी तरह से क्या होता है? अंडाणु जनन होता है, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। अंडाणु जनन oogenesis होता है। अब अंडाणु जनन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये मान लीजिए एक कोशिका है, जिसको हम क्या बोलेंगे? oogoनियम सेल। oogoनियम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? oogoनियम कोशिका बोलते हैं। अब ये जो oogoनियम सेल होती है, इसमें पुनः से डिवीजन होगा, जिसको बोलते हैं, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। यहां पर ये जो है 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर से इन 2 कोशिकाओं में डिवीजन होगा, और यहां पर पुनः से ये 2 कोशिकाएं प्रत्येक कोशिका बनाएगी। ठीक है, और ये कोशिका जो होती है प्राथमिक अंड कोशिका होती है, सेकेंडरी oocyte जिसको बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। अब इसमें से एक कोशिका क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। ठीक है, और आगे की ओर डेवलपमेंट करेगी। इसको भी प्राथमिक अंड कोशिका ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो होता है, यहां पर भी क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है, यानी समसूत्री। ठीक है, यहां पर जब डिवीजन होगा तो ये क्या बनेगी? एक कोशिका ये, दूसरी कोशिका ये। ठीक है, अब याद रखना, यहां पर दोनों कोशिकाएं इक्वल नहीं बनती है, एक कोशिका बड़ी बनती है, एक छोटी। तो यहां पर जो बड़ी है, इसको बोलते हैं द्वितीयक अंड कोशिका, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, यहां पर डिवीजन कौन सा हुआ है? मियोसिस हुआ है, यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब फिर से डिवीजन होता है, दोबारा मियोसिस होता है, तो यहां पर एक सेल का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं एग सेल, या इसी को बोलते हैं अंड कोशिका। और यहां पर ये सेल का निर्माण हुआ, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, कौन सी? द्वितीयक। ठीक, तो यहां पर ये प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन द्वारा देख रहे हो कि एक अंडाणु का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु जनन द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु जनन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है? क्या बोलते हैं, टेस्टिस में, वृषण में होती है। और शुक्राणु जनन की शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? वृषण में। और जो अंडाणु जनन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? अंडाणु में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इस क्वेश्चन का आंसर।
आगे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला क्या है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। यानी मेल टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन टीएस का हमें चित्र बनाना है। यानी नर वृषण के अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेल टेस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखोगे तो ये मान लीजिए हमारे, यानी ये देखें तो क्या होता है बच्चों, ये टेस्टिस होता है। क्या है ये, टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस है। अब इसको हम यदि ट्रांसफर सेक्शन काटें तो ध्यान रखिएगा इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। और इसके अंदर जो होती है कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है जो हाईली क्वाइल्ड होती हैं। और जो ये सेल होती हैं ये किसी में 3 होती हैं और किसी में 2 होती हैं। ध्यान से समझिएगा, ये किसी में 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो है ध्यान रखिएगा ये टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यदि इसको ट्रांसफर सेक्शन हम और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कट करके देखते हैं इसको, और ये वाला पार्ट यदि हम कट करके देखें तो हमें किस तरीके से संरचना दिखाई देगी वो देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो संरचना है हमें यहां पर, मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब है, यहां पर भी ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब है, यहां पर ये, ठीक, यहां पर जो है कुछ स्टार लाइक सेल आपको मिल जाती हैं। स्टार के समान कोशिकाएं मिल जाती हैं और इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान रखिएगा यहां पर जो है इस टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस जो ट्यूब है, इस सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लेबलिंग हम देखते हैं, बात करते हैं लेबलिंग की। तो यहां पर ये जो भाग है ये इसको बोलते हैं अंतराली स्थान। अंतराली स्थान, और इनको बोलते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, ठीक है। अब यहां पर जो है 2 टाइप की कोशिका होती है, ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है इनको हम बोलते हैं शुक्रमात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, शुक्रमात्र कोशिका, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल। ठीक है, इन्हीं चीजें क्लियर हुई। फिर
यहीं पर जो होती है सर्टोली कोशिका होती है। सर्टोली कोशिका होती है, ठीक है। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका होती है। ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और ये अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं, ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है, ठीक है। तो बच्चों ये है जो है टीएस ऑफ मेल टेस्टिस, जो कि आपको उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं और उसको रीजन को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो ये होता है मेल जो है टेस्टिस का टीएस, जो कि विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। आपको शुक्राणु और अंडाणु की संरचना बतानी है। किसकी? शुक्राणु एवं अंडाणु की संरचना बनानी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसके देखते हैं? स्पर्म के, शुक्राणु के देखते हैं। आप देखोगे कि शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलिए देखें, ये है स्ट्रक्चर किसका? स्पर्म का, शुक्राणु का, ठीक है। 1 मिनट। अब ये जो स्ट्रक्चर है शुक्राणु का, तो सबसे पहले इसके टॉप में जो है एक संरचना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेड रीजन होता है, शुक्राणु का हेड रीजन होता है, सिर होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। उसके बाद ये जो होता है इसको हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। और ये पूरा जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं सिर बोलते हैं, ठीक है, हेड। ये वाला जो रीजन होता है ये इसकी गर्दन होती है, और ये जो होता है मध्य भाग होता है, और ये जो होता है इसकी पूंछ होती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? और यहां पर ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रिओल बोलते हैं। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये जो
स्पर्म मूविंग यानी स्विमिंग करता है, तैरता है, उसको सहायता, तैरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों के इसका स्पर्म का, शुक्राणु का। अगला यदि यहीं पर हम देखते हैं, ये जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। ठीक है, ये नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है। यहीं पर यदि हम अंडाणु की बात करते हैं तो उसका संरचना कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बीच में ये न्यूक्लियस होता है, इसमें जो होता है साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और उसके चारों तरफ जो है इस तरीके से फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ये फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आंतरिक लेयर होती है ये जो होता है इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये जो होती है जोना पैलिसिडा, जोना पैल्यूसिडा, और ये जो होता है कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया किसका, मादा युग्मक का, जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। अंडाणु। ठीक है, तो ये बच्चों है क्या, मेल गैमेट, स्पर्म और फीमेल गैमेट, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको ये दर्शा रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, व्हाट इज कंट्रासेप्टिव मेथड। एक क्वेश्चन इसके पहले और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वाई टेस्टिस सैचुरेटेड आउटसाइड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यानी वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वृषण शरीर के बाहर उदर गुहा में क्यों स्थित होता है, क्यों स्थित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टेस्टिस जो है क्यों शरीर के बाहर, ये मान लीजिए क्या है, एक मेल पर्सन है। ठीक है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है, और ये जो टेस्टिस होती है ये बॉडी के बाहर ये इस तरीके से उदर गुहा में स्थित होती है, और कहां पे, वृषण कोश, ये क्या होता है, वृषण कोश, और ये क्या है, यहां पर इस तरीके से क्या होती है, ये वृषण होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो समझिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि वृषण के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो यहां पर वृषण शरीर के बाहर उदर गुहा में वृषण कोश के अंदर इसलिए स्थित, इसलिए स्थित होता है क्योंकि वृषण के अंदर
शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु निर्माण के लिए लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वृषण शरीर के बाहर उदर गुहा में स्थित क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? शुक्राणु जनन होता है, और शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वृषण जो होता है कहाँ? शरीर के बाहर उदर गुहा में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है चैप्टर नंबर 3 यूनिट का, ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जनन एवं स्वास्थ्य। अब ये क्या है? व्हाट इज कंट्रासेप्शन? एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। यानी यदि हम देखें तो गर्भ निरोधक क्या है और किन्हीं 2 गर्भ निरोधक विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है? गर्भ निरोधन क्या है, किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए जनन क्रिया पूर्ण होने के पश्चात और निषेचन पूर्ण के पश्चात शिशु का विकास होता है तथा शिशु के 9 माह पूर्ण होने के पश्चात जन्म होता है। जन्म क्रिया को रोकना ही जन्म क्रिया को रोकना अर्थात निषेचन एवं संयुग्मन को रोकने की क्रिया जन्म नियंत्रण विधियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखें तो जन्म नियंत्रण विधियां
कई प्रकार की होती है। ठीक है, जन्म नियंत्रण विधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। ठीक है, हम जो जन्म नियंत्रण की विधियां हैं दो प्रकार से यूज करते हैं, एक प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है। ठीक है, प्राकृतिक में जो है 3 प्रकार की होती है, कृत्रिम में कई तरह की होती है। ठीक है, इनमें से हमें जो है किन्हीं दो का वर्णन करना है। तो मान लीजिए पहला जो होता है, हम देखें तो किसको वर्णन करें। पहला हम यदि देखें तो प्राकृतिक में 3 विधियां होती हैं। एक होती है अवधि संयम विधि, एक होती है बाह्य स्खलन विधि और एक होती है बाह्य स्खलन हो गई, हाँ, स्तनपान विधि। तो ये 3 विधियां हैं जो प्राकृतिक विधियां में आती हैं। पहले हम बात करते हैं अवधि संयम में। अवधि संयम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अवधि संयम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो आवर्त चक्र प्रारंभ होता है, तो आवर्त चक्र प्रारंभ होने के बाद जो ओवुलेशन फेज होता है, ओवुलेशन का मतलब होता है 14th मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे, यानी 14 टू जो है लगभग 14th डे जो होता है वो मिड डे होता है। इसके बाद लगभग 1 वीक तक जो है किससे, संभोग से बचना चाहिए, क्योंकि यह अवस्था अंड उत्सर्जन की सबसे मुख्य प्रवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो अवधि संयम में क्या होता है, आवर्त चक्र के मध्य दिवस, मध्य दिन, यानी 15वें से 17वें या हाँ 15वें से 17वें दिन तक संभोग क्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रवस्था अंड उत्सर्जन की प्रवस्था होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है बच्चों, अंड उत्सर्जन की प्रवस्था होती है। ठीक है, इसलिए जो है क्या करना चाहिए, इस दिवस में संभोग से बचना चाहिए, और इसे हम क्या बोलते हैं, अवधि संयम। ठीक है, अगला जो है बाह्य स्खलन विधि। बाह्य स्खलन विधि, अब बच्चों ये बाह्य स्खलन विधि क्या होती है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब संभोग की क्रिया हो रही है, तो जो स्पर्म है, सेमेन है, फीमेल बॉडी से में ना रिलीज करके बॉडी से बाहर रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन विधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो संभोग के समय
वीर्य स्खलन यानी स्पर्मिएशन जिसको हम बोलते हैं वीर्य स्खलन के पूर्व पुरुष लिंग को स्त्री योनि के बाहर, ठीक है, निकाल लेना चाहिए, जिससे, ठीक है, वीर्य स्त्री योनि में प्रवेश ना हो सके, जिससे निषेचन क्रिया को रोका जा सकता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्खलन विधि। तो बच्चों ये दो विधियां हो गई किसकी? बर्थ कंट्रोल मेथड की, जन्म नियंत्रण विधियों की। और ये प्राकृतिक विधियां होती है जिसमें आपने देखा कि आवर्त जो चक्र विधि होती है उसमें आपने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 15 से 17वें दिन तक क्या करना चाहिए? संभोग से बचना चाहिए। साथ ही जो है दूसरा जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं बाह्य स्खलन विधि। बाह्य स्खलन में क्या होना चाहिए कि इसमें भी सिमिलर जो है संभोग करने ड्यूरिंग जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संभोग के समय जब वीर्य स्खलन होता है यानी स्पर्मिएशन की प्रोसेस होती है, उसके पहले ही जो मेल जो स्पेनिस होती है शरीर से बाहर निकाल लेना और इसको स्खलित करना की जो प्रोसेस होती है, विधि होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्खलन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो मेथड है किसकी है बेटा? बर्थ कंट्रोल मेथड की है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, व्हाई द बैंड इन इंडिया, यानी जो है एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं और ये इंडिया में बैन क्यों कर दी गई है? ठीक है, ध्यान रखना। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तथा यह भारत में प्रतिबंधित क्यों की गई है? भारत में प्रतिबंधित क्यों की गई? मतलब एमनियोसेंटेसिस क्या है और ये हमारे इंडिया में बैन क्यों लगाया गया? क्या रीजन है इस पे बैन लगाने का? ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो है प्रेगनेंसी कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में एक निडल के थ्रू मदर के यूट्रस से जो है एक फ्लूइड निकाला जाता है, द्रव निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उस एमनियोटिक फ्लूइड में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, कई सारे जो है रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? निकाल कर लैब में टेस्ट करते हैं और उसमें होने वाले किसी तरह के परिवर्तन को हम पहले ही पता लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है, ये एक यूट्रस है और इसमें जो है मान लीजिए यहां पर ये एक डेवलपिंग चाइल्ड, यहां पर ये मान लीजिए डेवलपिंग चाइल्ड, ठीक है, और यहां पर चारों तरफ ये इसमें क्या है? फ्लूइड भरा है। ठीक है, ये क्या है? प्लेसेंटा है। ये क्या है? एमनियोटिक द्रव है। ये क्या है?
शिशु है, कौन सा शिशु है जो विकासशील है, विकसित हो रहा है। अब हम करते क्या है, इसमें से मान लीजिए ये एक निडल है, निडल मतलब सुई है, और इसमें ये सिरिंज है, अब इस सुई के थ्रू हम क्या करते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस सुई के थ्रू हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। और इसको जो है बाहर निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसका पता लगा लेते हैं, इसमें परीक्षण कर लेते हैं, और उसमें होने वाली जो बीमारियां हैं उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस ठीक है, ऐसी विधि है जिसमें एमनियोटिक द्रव द्वारा द्रव को गर्भाशय से एक लंबी जो है सुई द्वारा निकाल लिया जाता है, जिसका परीक्षण कर विकासशील भ्रूण में आनुवांशिक विकृतियां एवं गुणसूत्रीय विकार और लिंग परीक्षण किया जाता है, लिंग परीक्षण किया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का आ गया। अब आगे यदि देखें कि भारत में बैन क्यों किया गया है, ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस को भारत में प्रतिबंधित इसलिए किया गया क्योंकि इसका प्रयोग किसका प्रयोग, इस जो एमनियोसेंटेसिस है इसका प्रयोग जो है लोग लिंग परीक्षण के लिए ज्यादा करते थे। ठीक है, इसलिए जो है एमनियोसेंटेसिस को भारत में बैन कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, बनाने के बाद
आपको ये थ्योरी लिखनी है जिसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो थ्योरी का डिक्टेशन है आपको प्रॉपर करना है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस भारत में बैन क्यों किया गया है। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि एमनियोसेंटेसिस का प्रारंभ कब हुआ है, यानी भारत में जो एमनियोसेंटेसिस है ये कब जो है इसको लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा एमनियोसेंटेसिस को भारत में सन 1972 में 1972 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसी टाइम पे इसी टाइम पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है। ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये जो है बाद में इसको परिवर्तित करके आरसीएच रखा गया है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर रखा गया है। लेकिन जब 1972 में सन 1972 में परिवार नियोजन कार्यक्रम और एमनियोसेंटेसिस दोनों को मान्यताएं दी गई थी। क्यों दिया गया था, क्योंकि ये देखा गया कि हमारे भारत में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से ही एबनॉर्मल होते हैं, किसी न किसी बीमारी के शिकार होते हैं। तो उन बीमारियों को पहले पता लगाकर उसको क्या करना, खत्म करना, उसको पूरी तरीके से जो है सॉल्यूशन ढूंढना, ये एक तरह की जो है मेन एम था। लेकिन जो ये देखा गया कि जो ये पर्पस के लिए, बीमारियों का पता लगाने के लिए और एबनॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और ये प्रोसेस लॉन्च की गई थी। लेकिन ये देखा गया कि हमारे भारत में इस एमनियोसेंटेसिस का जांचों से ज्यादा, यानी जो जिसको बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक टेस्ट से ज्यादा जो है इसको एबॉर्शन के लिए यूज करने लगे, यानी जो इसको बोलते हैं एमटीपी के लिए यूज करने लगे लोगों में, ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा। इस कारण से इसको जो है कानूनी रूप से जो है बैन कर दिया गया कि यदि इसको कोई यदि करता है प्रेजेंट टाइम में विदाउट जो है डॉक्टर के परमिशन के, ये जांचें करना जो है अलाउ नहीं है। साथ में यदि कोई इसको अनैतिक तरीके से करता है तो उसके लिए जो है कानून के थ्रू उसको बहुत ही बड़ा दंड देने का प्रावधान भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि यूनिट फर्स्ट में जो है 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर में आपने पहला चैप्टर देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा आपने देखा क्या जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ये 3 चैप्टर हैं जहां पर आपको पहली यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं और इन तीनों के क्वेश्चन हमने प्रॉपरली आपको बेसिक बाय पूरे क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो उसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इतनी जो है पहली यूनिट प्रॉपरली क्लियर कर लेनी है, ठीक है। तो आप जो है इसको प्रॉपर पढ़ के क्लियर करके इसके जो क्वेश्चंस है इसको प्रॉपर आपको पढ़ना है, साथ में याद भी करना है और डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट के साथ जो कि यूनिट 2